Hello everyone, welcome to Byju's exam prep. Hope you guys are fine and in good health. तो मैं ऋचा गुप्ता आज संडे के फंडा में आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग और अमेजिंग कंसेप्ट लेकर आई हूँ रिगार्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. सो मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर्स वॉच दिस. ओके, आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग डिस्कस करने वाले हैं. इसमें एक सिंपल चीज है जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता. क्या है वो चीज? आपने देखा होगा कि हम बेंडिंग स्ट्रेस दो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. कौन सा फॉर्मूला? एक होता है एम वाई बाई आई, जिसमें एम होता है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. दूसरा फॉर्मूला होता है बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का ई वाई बाई आर. आर आपका होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वाई वही चीज होती है डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और ई होता है आपका मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उस पर्टिकुलर मटेरियल का. बट 95% ऑफ द टाइम हम एम वाई बाई आई फॉर्मूला यूज करते हैं रादर देन ई वाई बाई आर. क्यों? लेट्स फाइंड आउट. तो अभी आप समझ लीजिए कि ये दो सपोर्ट्स हैं और मैंने यहाँ पर बीम रखी है. ठीक है, अब इस बीम को सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड से इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट्स लगाती हूँ. देखो ये आपको क्या है, सबसे पहले ये कौन सी टाइप की बेंडिंग है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है. ठीक है, मैं बोलूं उससे पहले पॉज करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये जो मैं इक्वल और ऑपोजिट मोमेंट लगा रही हूं ये कौन सी टाइप की बेंडिंग है. गाइस, दिस इज प्योर बेंडिंग. शेयर फोर्स है आपका 0. तो मैम इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात यह है कि अगर आप देखोगे तो ये सर्कुलर फॉर्मेशन दिख रहा है आपको. तो मैम सर्कुलर फॉर्मेशन है, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ आपके लिए वर्टिकल प्लेन्स मार्क करके रखे हैं, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूं मुझे सेम वैल्यू मिलेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की इन द केस ऑफ प्योर बेंडिंग. तो वहां पे मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कि मैं बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए ई वाई बाई आर फॉर्मूला यूज करूं, क्योंकि आर की वैल्यू कांस्टेंट निकल के आती है. तो आपको लगेगा कि मैम आर की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है. बिल्कुल गलत. कैसे? चलिए अब हम लोग समझते हैं. जैसे कि अभी मुझे एक हैवी लोड चाहिए था तो मैंने मोबाइल ही ले लिया, ये हैवी लोड है. तो चलिए मैं इसको ओके प्रॉपरली, मुझे यहां पर जस्ट एक कंसेप्ट बताना है. एक सेकेंड, प्रॉपरली आपको सैगिंग मोमेंट दिखा दूं. ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने ये लोड रखा है. ठीक है, अब क्या होगा, अब इस केस में अगर आप देखोगे, क्योंकि पहले तो सैगिंग हुई आप अगर देखो, भी मैं फिलहाल यहाँ पे रखती हूँ तो यहाँ पर सैगिंग हुई है. ठीक है, लोड रखा गया, सैगिंग हुई है. अब अगर आपको बोला जाए कि लोड यहाँ पर है, आपको किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, अगर आप यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करोगे, आपको सब जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट मिलेगा. वाई? क्योंकि अब जो डिफॉर्मेशन है वो सर्कुलर नहीं है भाई साहब. जब मैंने प्योर बेंडिंग बोला था तब सर्कुलर नेचर का था, बट अब जो आप देख रहे हो शेप वो प्रॉपर सर्कुलर नहीं है. इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे जो मैंने आपको यहाँ पे वर्टिकल प्लेन्स दिखाई है वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट निकल कर आएगा. अब तो मैम रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट निकल कर आएगा तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है उसको कंप्यूट करना. इंजीनियर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरियस पॉइंट्स पे निकालना. इसके कंपैरिजन में बेंडिंग मोमेंट निकालना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, आपको पता है अगर सिंपल एक पॉइंट लोड होता है या अगर नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना ज्यादा ईजी होता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. इन सब केसेस में जब आपके, अगर मैं यहां पर भी एक लोड लगा दूं, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ लोड्स लगा दूं, फिर मैं यहां पर भी एक लोड लगा दूं, तो आप क्या देखोगे कि ये जो शेप है ये सर्कुलर नहीं होता है. इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका कांस्टेंट नहीं होता है. और इसीलिए क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आप अलग अलग पॉइंट्स पे कंप्यूट नहीं कर पाते हो, आप फॉर्मूला यूज करते हो एम वाई बाई आई. क्लियर है? अब इससे रिलेटेड एक गेट क्वेश्चन जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा गया, अगर मैं इसको मान लूं कि ये सिलेंड्रिकल, जो कि तो आपको दिख ही रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप है और ये क्वेश्चन आपके 100 में पूछा भी गया, और उसमें अगर मैंने फिलहाल तो यहाँ पर एक वायर है जो यूनिफॉर्मली क्या कर दी है, इसमें वाउंड कर दी है.
तो आप देख सकते हो क्या यहाँ पर ये वायर यूनिफॉर्मली मैंने वाउंड कर दी है, तो यहाँ भी सर्कुलर बेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर जब मैंने इस वायर को यूनिफॉर्मली बाउंड कर दिया है, ठीक है, पूरा प्रॉपरली, मल्टीपल वायर्स अटैच्ड होगी, इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पर भी सर्कुलर शेप ही बनेगा, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या, ई वाई बाय आर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्लियर। और ये क्वेश्चन आपके गेट में पूछा गया था कि ऐसे ही सिलेंड्रिकल शेप रहता है, सिलेंड्रिकल जो भी आपके अलग अलग कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ले लो, और अगर आप वायर को यूनिफॉर्मली वाउंड कर दोगे तो कितना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकल कर आएगा। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर का खेल था, और रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इस केस में, ये वाला जो केस है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम मैक्सिमम केसेस में यूज करते हैं एम वाई बाय आई इंस्टेड ऑफ यूजिंग ई वाई बाय आर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह के आई गेस अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही नटखट है अगर आप मल्टीपल लोड्स की, क्योंकि प्योर बेंडिंग हर जगह देखने नहीं मिलती है, हमें भी पता है। मल्टीपल नंबर ऑफ लोड्स देखने मिलते हैं, सर्कुलर नहीं मिलता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो है ही नटखट, कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम यूज करते हैं एम वाई बाय आई। तो इसी तरह के मजेदार वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बायजूस एग्जाम प्रेप को, और अगर आपको लगता है कि कोई और मजेदार वीडियोस आपको चाहिए है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।